रिव्यू एक्सरसाइज 8 उसका क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अच्छा, क्वेश्चन जो है ये एक थ्योरम ही समझ लें, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। अच्छा, अब इसको हम साबित करने के लिए एक दो कंसेप्ट है, पहले उसको हम देख लें। ये देखिए, ये मेरे पास जो है कि यूनिवर्सल सेट मैंने जो है वो शो किया हुआ है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर ये हमारे पास जो है एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 हैं, और ये आपके एलिमेंट्स 5 6 और 7 जो है ये आपके यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो ए के एलिमेंट्स नहीं हैं। अच्छा, अब यहाँ एक चीज जो है वो क्लियर कर लें कि जो भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर होगा वो उसके कंप्लीमेंट के अंदर नहीं होगा। अब देखें, यहाँ सेट ए है, तो ये जो अंदर आपको जो सेट नजर आ रहा है ये सर्कल के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ए के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 हैं। तो जब हम ए कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर आपके 5 6 और 7 आ जाएंगे। यानी अगर इसको देखें तो ए कंप्लीमेंट से मुराद क्या होता है, यू डिफरेंस ए, यानी आपने यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को जो है वो माइनस कर देना है या उनका डिफरेंस लेना है, तो आपके पास ए कंप्लीमेंट आ जाना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कंसेप्ट जो है वो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी आपका ये इंटरसेक्शन हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके वो एलिमेंट्स जो हैं वो ए और बी, यानी अगर मैं इसको कहूँ ना ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका एलिमेंट्स जो है वो ए और बी दोनों में जो है वो एग्जिस्ट करता है। यानी अगर वो ए में भी होगा और बी में भी होगा तब जाके वो आपके ए इंटरसेक्शन बी के अंदर होगा। अच्छा, अब अगर एक एलिमेंट जो है वो अगर ए में हो या बी में हो तो वो आपका क्या होगा, वो उसके यूनियन के अंदर होगा। यानी लाजमी नहीं है कि वो ए और बी दोनों में हो। इंटरसेक्शन के फॉर्म में आपका वो एलिमेंट्स दोनों में होना चाहिए, लेकिन यूनियन की फॉर्म में आपका वो एलिमेंट्स ए या बी किसी एक में होगा तो आपके यूनियन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब ये तीनों कंसेप्ट जो है यहाँ इस आपके क्वेश्चन के अंदर जो है वो यूज होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूफ इस तरह करेंगे कि हम कोई एक एलिमेंट जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये ए इंटरसेक्शन बी इसके कंप्लीमेंट में से लेंगे, और एंड के ऊपर हम बाय स्टेप जो है लॉजिकल रीजनिंग से ये साबित करेंगे कि वो एलिमेंट एक्स जो है वो आपकी राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के अंदर है। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर एक एलिमेंट जो है वो हम राइट हैंड साइड यानी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इसमें से लेंगे, और स्टेप बाय स्टेप ये साबित करेंगे कि वो एलिमेंट आपके जो है वो ए इंटरसेक्शन बी और कंप्लीमेंट के अंदर है। तो एंड के ऊपर हम रिजल्ट ये करेंगे कि आपके ये दोनों जो सेट्स हैं ये दोनों एक्चुअली जो है वो ए की हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम कहते हैं जी लेट x belongs to a intersection b होल कंप्लीमेंट। अच्छा, अगर x जो है इसके कंप्लीमेंट में मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इसके सेट a इंटरसेक्शन b में एग्जिस्ट नहीं करेगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अच्छा, जब वो a इंटरसेक्शन b में एग्जिस्ट नहीं करते तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो ना तो वो ए में मौजूद है और ना ही वो बी के अंदर जो है वो लाई करता है या एग्जिस्ट करता है। और इसी को अगर देखो यहां एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लूं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए को नहीं वो एग्जिस्ट करता या बिलोंग्स नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसके कंप्लीमेंट को जो है वो बिलोंग कर रहा है। और यहां भी मैं लिखूंगा कि आर एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। और जब भी आपका कोई एलिमेंट एक्स जो है ए कंप्लीमेंट या आपके बी कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका सेट जो है वो ए कंप्लीमेंट यूनियन जो है बी कंप्लीमेंट को जो है वो बिलोंग कर रहा होगा। यहां से ये साबित हुआ कि हमने एक एलिमेंट कहां से लिया हुआ था, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से लिया हुआ था, यानी ए इंटरसेक्शन बी इसका कंप्लीमेंट से लिया था, और एंड के ऊपर हमने ये साबित कर दिया कि वो तो राइट हैंड साइड यानी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो सेट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये एक्चुअली क्या है, ये राइट हैंड साइड का उसका सबसेट है। ये तो हमारे पास समझे एक इक्वेशन हम इसको, और यहाँ आपका एक्स जो है ये आर्बिट्री एलिमेंट को लिया हुआ है आपने।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट जो है वो राइट हैंड साइड से जो है वो लेते हैं। यहाँ मैं राइट हैंड साइड जो है उसको लेता हूँ। तो यहाँ मैं कहता हूँ जी लेट x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। अच्छा, अब अगर एक एलिमेंट x जो है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट में मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो x जो है वो बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। अगर x जो है उनके कंप्लीमेंट में जो है वो बिलोंग कर रहा है या मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब x जो है वो a को भी बिलोंग नहीं करता और b को भी बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो सेट जो है वो x जो है वो a और b के जो इंटरसेक्शन है उसको भी बिलोंग नहीं करता। और अगर वो x जो है उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उनके कंप्लीमेंट को जो बिलोंग कर रहा है। अब देखिए यहां फिर हमने क्या किया, एक एलिमेंट x जो है उसको राइट हैंड साइड जो है वहां से हमने उसको लिया कि ये उसका जो है वो मेंबर है या उसको बिलोंग कर रहा है, और एंड के ऊपर हमने ये साबित कर दिया कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है a इंटरसेक्शन b कंप्लीट वो तो उसको बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हमारे पास जो है ये रिजल्ट निकला कि आपका जो है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट ये एक्चुअली जो है वो सबसेट है आपका a इंटरसेक्शन b और कंप्लीमेंट का। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 2 आ गई। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है वो ये देखें, यहाँ आपका a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीट ये इसका सबसेट है, और इक्वेशन 2 से हमें ये चलता है कि आपका a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट जो है वो आपके a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट का सबसेट है। तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका a इंटरसेक्शन b इसका कंप्लीमेंट जो है डेट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। तो यही चीज हमने जो है वो साबित करनी थी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन x लेस देन y। यानी पहली बात उसने क्या कि x और y जो है वो आपके रियल नंबर्स हैं और वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और ये आपका x स्क्वायर जो है वो लेस देन y स्क्वायर है। तो फिर आपने साबित ये करना है कि x जो है वो लेस देन y है। तो हम लिखते हैं यहां गिवन दैट x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है। और दूसरी बात उसने क्या दी हुई है, आल्सो एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन वाई स्क्वायर। और x लेस देन y साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ जो है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स हम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेस देन वाई स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट, और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो हमारे पास x लेस देन y आ जाएगी। और यही चीज़ हमने जो है यहाँ प्रूव करनी थी, और यहाँ लिख दें हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी ये एक हमारे पास ABC हमने जो है वो ट्राइंगल जो है ड्रा किया है। अब इसके इंटीरियर एंगल हमारे पास जो है वो A B और C इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। वो कहता है कि इन तीनों इंटीरियर एंगल यानी A B और C को अगर सम करें तो आपके पास जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो जो है ये आपका थ्योरम है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसको लिखते हैं। गिवन क्या चीज़ दी हुई है, वो है कि ABC इज अ ट्राइंगल, ये सिर्फ दिया हुआ है। और हमने प्रूफ क्या करना है वो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव ये करना है हमने कि आपका जो मेजरमेंट ऑफ एंगल A है प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B और मेजरमेंट ऑफ एंगल C, ये तीनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो आपके पास जो है वो 180 डिग्री आता है। नेक्स्ट हम जी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं
कि ये वो पोर्शन होता है जो हमें जो है वो प्रूफ करने में हमारी जो है वो हेल्प करता है। हम क्या करते हैं कि आपकी ये जो लाइन बी सी है इसके पैरेलल जो है वो हम एक लाइन जो है वो एल एम जो है वो एट पॉइंट ए के ऊपर जो है वो ड्रा करते हैं, और यही चीज हम लिखते हैं कि ड्रा अ लाइन एल एम पैरेलल टू लाइन बी सी, ठीक है, एट पॉइंट ए, यानी वो पॉइंट ए को जो है वो लाइन जो है वो आपकी पैरेलल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है। आल्सो मार्क एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 एज शोन इन फिगर। यानी हम क्या करते हैं कि ये वाला पोर्शन इसको जो है वो एंगल 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका जो ए है उसको एंगल 2 से, और ये वाला हिस्सा जो है इसको एंगल 3 से जो है वो हम जो है वो इसको मार्क कर देते हैं। अच्छा, अब जो इसका आखिरी पार्ट हमारे पास प्रूव है उसको हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब प्रूव हम इस तरह करते हैं कि हमें पता है कि एक जो आपकी लाइन होती है उसके ऊपर जो होल एंगल जो होता है वो आपका सप्लीमेंटर होता है, यानी 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ भी देखें ये आपकी लाइन एल एम है, इसके ऊपर ये 3 एंगल्स हैं हमारे पास, 1, 2 और 3। इन तीनों को ऐड करें तो ये आपके पास जो है 180 के इक्वल आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 जो है ये 180 डिग्री के इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ, और रीज़न इसकी क्या है कि सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, यानी एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल्स है उनका सम जो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए आपके पास ये वाला जो 1 एंगल है ये आपके बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि आपका मेजरमेंट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी, और इसकी रीजन क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और इसी तरह आपके पास ये वाला एंगल जो है वो 3 जो है ये आपके सी के इक्वल है, और इसको भी मैं लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, और इसकी भी सेम वही रीजन कि ये अल्टरनेट एंगल। अच्छा, उसके बाद ये हमारा एंगल 2 जो है ये आपका बी ए सी के इक्वल है, यानी इसको बी ए सी भी कह सकते हैं या इसको मैं ए के इक्वल भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी, या हम इसको कह देते हैं कि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के इक्वल है। और इसकी जो रीज़न जो है वो आप फ्रॉम फिगर यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये वाला एंगल जो है ये 2 जो है वो ए के इक्वल है। अब मैं ये जो वैल्यूज हैं 1, 2 और 3 एंगल्स की इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं नो फ्रॉम इक्वेशन 1, उसमें क्या होगा, अब देखिए यहां 1 किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो यहां मैं लिखता हूं बी। अच्छा, इसके बाद ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 जो है ये आपके मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के इक्वल है, उसको मैं लिखता हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। और इसके बाद जो 3 एंगल है वो आपका सी के इक्वल है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको मैं अगर तरतीब से लिखूं तो ये हो जाएगा जी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही चीज हमने जो है वो प्रूव करनी थी, यहां लिख दे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 उसका ए पार्ट है, if a b and c are non-zero real numbers prove that a over b is equal to c over d if and only if ad is equal to bc। अच्छा, अब देखिए यहाँ a b c जो है वो एक तो उसने नॉन जीरो रियल नंबर दिए हुए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और हमें क्या करना है, और साथ जो है जो भी स्टेप करेंगे उसके साथ या उसकी रीजन जो है वो भी मेंशन करनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। अब सबसे मैं पहले क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ जो है वो बी डी से जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड को भी मैंने बी डी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह जो है राइट हैंड साइड जो है इसको भी मैं बी डी से जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूं, और साथ मैं लिख देता हूं
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई बी डी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या, ये ए ओवर बी जो है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बी, और ये बी डी इसी तरह, और इसी तरह राइट हैंड साइड में भी मैं इसको लिखता हूं सी मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर डी इंटू बी डी। क्या रीजन है? वो रीजन ये है कि ए ओवर बी अगर मेरे पास फ्रैक्शन में नंबर दिया हो तो इसको मैं ए मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बी की फॉर्म में जो है वो लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको तो मैं एज इट इज ही लिख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बी, और ब्रैकेट के अंदर उसी तरह जो है वो बी डी मैंने लिख दिया, और राइट हैंड साइड में मैं सी इंटू 1 ओवर डी, और इसको मैं जो है वो आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो ये देखो मेरे पास बी डी लिखा हुआ है, और इसको मैं कहता हूँ ये डी बी, यानी डी को मैंने पहले लिख दिया और बी को बाद में लिख दिया है। अच्छा, ये जो है इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, वो मैं लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी उसकी पोजीशन जो है वो हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्यों किया मैंने, अब यहाँ देखें ये मेरे पास आपके डिनोमिनेटर में बी था तो यहाँ भी बी था, इसको अगले स्टेप के अंदर जो है वो हम किसी तरीके से कैंसिल कर देंगे। इसी तरह यहाँ मेरे पास डी था, लेकिन ये डी जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर था, तो मैंने इसको क्या किया, आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अप्लाई करके उसको मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो लिख लिया है। अच्छा, अब अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा कि मैं यहाँ इस ए को ऐसे लिखता हूँ, और ये जो है वो 1 ओवर बी, और इसके साथ ये वाला बी जो है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस तरह लिख देता हूँ, और डी जो है उसको एज इट इज रहने देता हूँ, सी मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर डी, और इसके साथ जो है वो डी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये बी जो है उसको सेपरेट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने लॉ जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो अप्लाई किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी तीन आप हमारे पास को रियल नंबर्स हो तो उसको देखो आप जो है वो ए इंटू बी सी, यानी बी सी को मल्टीप्लाई करके देन आप ए से मल्टीप्लाई करें, या ए बी को मल्टीप्लाई करके देन सी से मल्टीप्लाई करें, दो सूरतों में आंसर सेम आता है। यानी हम क्या करते हैं, तीनों की पोजीशन जो आपस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है, यही किया, देखिए यहाँ बी डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 और बी जो है वो बाहर ब्रैकेट के बाहर उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने क्या किया, बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डी को अलहदा कर दिया, और यहाँ भी मैंने डी को 1 ओवर डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बी को जो है वो सेपरेट कर दिया है। तो ये हमारा जो है वो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अब यहाँ देखिए 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी, ये आपस में क्या है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, यानी बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो 1 ओवर बी है, इसी तरह डी का 1 ओवर डी है, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि 1 ओवर डी है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, वो डी है। तो यहाँ हम दोनों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1, और इधर डी इसी तरह, और इसी तरह राइट हैंड साइड में भी सी, और ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। और यहाँ मैं रीजन लिख देता हूँ कि वो क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास आ गई है। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की क्या खूबी है कि उसको जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए डी आ जाएगा और इधर जो है वो सी बी आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास जो रीजन है वो है जी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, और नेक्स्ट हम ये ए डी हम इसको इसी तरह रहने देते हैं, और ये सी बी है तो इसको मैं चेंज करूंगा तो ये बी सी आ जाएगा, और ये अगेन मैंने जो है वो लॉ कौन सा लगाया, वो है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। तो यही चीज़ हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 10 ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी if and only if AD is equal to BC, hence proved। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी पार्ट,
ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको मैं लेता हूं, ये मेरे पास है जी ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी। तो इसको मैं लिखता हूं जी ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी और मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डी। तो यहाँ मैंने कौन सा प्रॉपर्टी लगाई है, वो है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में ए और बी है तो इसको ए मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बी जो है वो हम जो है वो लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लिकेटिव रूल भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ए को मैं सी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाई सी, और इसी तरह 1 ओवर बी इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 ओवर डी के साथ। तो यहाँ प्रॉपर्टी जो है वो लगी है एसोसिएटिव लॉ की, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास ए सी है, और इसी तरह अगर मैं इसको लिखूं तो ये 1 ओवर बी डी लिख सकता हूं। अच्छा, अब ये देखें, इसको दोबारा मैं कंबाइन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ए सी ओवर बी डी, और यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी है, वही प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास a मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बी हो तो इसको हम जो है वो a ओवर b जो है यानी मल्टीप्लिकेटिव रूल हमारे पास जो है वो, और यही चीज़ हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी पार्ट, a ओवर b प्लस सी ओवर b इज इक्वल टू a प्लस सी ओवर b। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेते हैं, वो हमारे पास है a ओवर b प्लस सी ओवर बी। तो सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ जी a मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बी, और इसी तरह जो है c मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बी, और रीज़न इसकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव रूल, यानी अगर ए बी और बी हो तो वो हम उसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बी। अब देखें, दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास 1 ओवर बी जो है राइट हैंड साइड के ऊपर है, तो यहाँ से मैं अगर 1 ओवर बी को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास a प्लस सी, और बाहर जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर बी, यानी 1 ओवर बी जो है वो दोनों तरफ कॉमन है। तो इसको मैं यहाँ रीज़न इसकी लिख सकता हूँ कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अब यहाँ अगेन जो है, अब देखें ये a प्लस सी है और ये मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि a प्लस सी ओवर b। अगेन वही मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या है कि अगर आपके पास a मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर b हो तो इसको हम a ओवर b जो है लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 10 a ओवर b प्लस सी ओवर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर बी, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा चैप्टर जो है 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।